नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का वसंत एजुकेशन हब पर। और आज हम बात करने वाले हैं जातिगत जनगणना के बारे में। जातिगत जनगणना एक बहुत ही अहम मुद्दा है जो वर्तमान में सरकार के द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है, लेकिन इस मंजूरी दिए जाने के पीछे भी कई लंबी संघर्ष से भारत सरकार को गुजरना पड़ा। विपक्ष कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना को लेके अपने पक्ष को लगातार रखता रहा और अंततः 30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार की कैबिनेट कमेटी के द्वारा ये मंजूरी दे दी गई है कि भारत में अब जो जनगणना होने वाली है वो एक जातिगत जनगणना होगी। जातिगत जनगणना के संबंध में हम पहले ही एक वीडियो आपको दे चुके हैं जिसमें तथ्यात्मक विश्लेषण आपको दिया गया था। ये जो वीडियो है, ये जो पॉडकास्ट है, वो एक मुख्य अतिथि के मध्य इस पर वैचारिक दृष्टिकोण के माध्यम से इस पर चर्चा होगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने मुख्य अतिथि से आपको रूबरू कराता हूं। हमारे मुख्य अतिथि हैं आज के संजीव वैद सर, जो कि नमस्कार। हाँ, मैं संजीव वैद सर के बारे में एक ब्रीफ में आपको बता देता हूं कि काफ़ी लंबे वर्षों से, लगभग सर जहां तक मेरा अनुमान है 27 वर्षों से मध्य प्रदेश के कई विद्यार्थियों को सर ने शिक्षित किया है, उचित मार्गदर्शन दिया है और सिविल सेवा के क्षेत्र में एक वरिष्ठ मार्गदर्शक और शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। विगत 27 वर्षों से सर ने अपने ज्ञान के बल पे भंवर कुआं पे ज्योति जलाई है और उसी के संदर्भ में हम सर से बात करेंगे जातिगत जनगणना को लेकर। सर, जातिगत जनगणना के संबंध में कई ऐसे प्रश्न हैं जो बच्चे जानना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये भ्रम है कि अगर सर ये प्रश्न परीक्षा में आता है तो कौन कौन से इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। जी। दूसरा, जब ये प्रश्न आएंगे तो उनको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। तो सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चों को इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए, फिर हम प्रश्न उत्तर का सिलसिला चालू करते हैं। देखिए नितिन जी, जातिगत जनगणना एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इस वक्त, क्योंकि हिंदुस्तान स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस प्रकार की जनगणना दूसरी बार हो रही है। जी सर। 2011 में हुई थी, लेकिन नीतिगत कारणों से उनका डेटा कभी जनता के सामने नहीं आ पाया और अब जातिगत जनगणना का दौर शुरू हो चुका है। विपक्ष भी मांग कर रहा था और सत्ता पक्ष भी इसके लिए सहमत है। तो निस्संदेह ऐसे कोई भी विषय जो समाज से जुड़े हुए हैं, राष्ट्र से जुड़े हुए हैं और देश के बहुत बड़े समुदाय के ऊपर एक प्रभाव डालते हैं, तो कहीं ना कहीं MPPSC और संघ लोक सेवा आयोग और वनडे एग्जाम्स की परीक्षाओं का विषय बन जाते हैं। तो निस्संदेह इस वर्ष ही नहीं, आने वाले भी कई वर्षों तक जातिगत जनगणना के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो विद्यार्थियों, ध्यान से इस पॉडकास्ट को सुनिए और जानिए कि क्या क्या प्रश्न इसमें संभावित हो सकते हैं। अच्छा सर, ये जो जातिगत जनगणना के संबंध में प्रश्न आने संभावित हैं, तो क्या वो सेकंड पेपर के जो पॉलिटिक्स वाला एरिया है, जो कहीं ना कहीं संविधान वाला एरिया है, क्या वहीं से प्रश्न बनेंगे या अन्य पेपरों में भी इसके कहीं ना कहीं प्रश्न देखे जा सकते हैं? नहीं, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, MPPSC UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जातिगत जनगणना के। हो सकता है वो फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा हों, लेकिन मुख्य परीक्षा में सिर्फ फर्स्ट फोर्थ पेपर ही नहीं, हर पेपर में जातिगत जनगणना के प्रश्न बनेंगे, क्योंकि जातिगत जनगणना का विषय सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है और कहीं ना कहीं वो शैक्षणिक भी है। तो इसका संबंध हमारे GS के हर डायमेंशन से है। तो सिर्फ इक्के दुक्के एक जब पेपर में नहीं, हर पेपर में आने की संभावना है। इवन निबंध में भी जातिगत जनगणना के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आखिरी जो चरण होता है साक्षात्कार, यकीन मानिए साक्षात्कार में इस वर्ष इससे संबंधित बातें अवश्य की जाएंगी। तो बहुत ही अच्छा मार्गदर्शक सर ने किया, बहुत ही अच्छी आपको जानकारी दी कि जातिगत जनगणना के संबंध में जो प्रश्न हैं, अपने दिमाग में ऐसा कोई सीमित दायरा न रखें कि आप केवल पॉलिटी के पर्पज से इसको पढ़ लें कि जातिगत जनगणना के संवैधानिक प्रावधान क्या होते हैं। नितिन जी, मैं इंटरप्ट करूंगा, सोशियोलॉजी में भी है, सामाजिक संदर्भ में भी है। अभी तक हम लोग जो जातिगत जनगणना, जातियों के जो आंकड़े बताते हैं 1931 की जनसंख्या के आधार पर बताते हैं। बिल्कुल सर। तो ये समाज का भी विषय है, सोशियोलॉजी भी तो सिलेबस में है, उससे संबंधित भी है, लोक प्रशासन से संबंधित है, पॉलिटी से संबंधित तो है ही सब ये। तो सर, सबसे पहले शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। और सबसे पहला प्रश्न ये है बच्चों की ओर से कि आखिरकार ये जातिगत जनगणना है क्या, किस प्रकार से इसको डिफाइन किया जाए, किस प्रकार से इसको समझा जाए। देखिए, एक राष्ट्रव्यापी जनसंख्या के जब जनगणना संबंधी आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है तो उन आंकड़ों के एकत्रीकरण में जाति संबंधी तथ्यों के भी प्रश्न होंगे और उनका भी व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा।
तो इस प्रकार एक कास्ट बेस्ड डेटा कलेक्शन की मेथड है जातिगत जनगणना। ओके सर, तो मतलब सर ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो भारत की अभी तक जनगणना करते आए हैं आज़ादी के बाद, स्पेशली आज़ादी के बाद 1951 से 2011 तक हमने जो जनगणनाएं की हैं वो जनगणना अब जाति को ध्यान में रखते हुए की जाएगी, वो जातिगत जनगणना कहलाएगी। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि उसके पहले जातिगत जनगणना नहीं होती थी। 1951 से अभी तक जो जनगणना हुई है उसमें सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी आंकड़े ही एकत्रित किए जाते थे। अब इनके भीतर भी जो सब क्लास हैं और दूसरी जो कास्ट हैं उनसे संबंधित भी आंकड़े एकत्रीकरण किए जाएंगे। बिल्कुल सही, और उसका कहीं ना कहीं व्यापक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। सर एक प्रश्न ये आ रहा है कि जो जातिगत जनगणना की जा रही है उसकी आवश्यकता क्यों है? जैसा कि अभी आपने इस संदर्भ में कुछ जानकारी दी है, लेकिन बड़े स्तर पे इसकी आवश्यकता आज क्यों महसूस हो रही है? देखिए, अभी आपने पॉलिटी का जिक्र किया था। जी सर। हमारा जो संविधान है वो मूलतः समाजवादी दर्शन से प्रेरित है। ठीक सर। और समाजवादी दर्शन का एक मूल मंत्र है कि अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण या अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिलना चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि अधिकतम लोगों को न्यूनतम सुख मिल रहा है या न्यूनतम लोगों को अधिकतम सुख मिल रहा है। तो संसाधनों का उचित बंटवारा हो, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से बंटवारा हो, न्याय संगत बंटवारा हो, सामाजिक न्याय और समानता की पुनर्स्थापना हो, वीकर सेक्शन को आइडेंटिफिकेशन हो, पिछड़े वर्गों की पहचान की जा सके और सरकार अपनी नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन कर सके। इसी उद्देश्य से जातिगत जनगणना की हमें आवश्यकता महसूस हुई है। और महात्मा गांधी का एक कथन था, नितिन जी, आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं, उन्होंने कहा था कि शासन कोई भी योजना बनाए तो पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को अवश्य ध्यान में रखे। तो पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा कौन है ये फाइंड आउट हम करेंगे इस कास्ट बेस्ड पॉपुलेशन से। बहुत सही सर ने बहुत सही जानकारी दी कि हम जो सर्वोदय की बात करते हैं, सबके उदय की बात करते हैं, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के उदय की बात करते हैं, तो अंतिम पंक्ति में खड़ा कौन है वो व्यक्ति, जिसकी पहचान करना बहुत आवश्यक है। और जातिगत जनगणना के माध्यम से ये कहीं ना कहीं हमें डाटा मिलेगा। बहुत सही जानकारी दी। भारत की सामाजिक वास्तविकता पता चलेगी, हमारे प्रशासकों को पता चलेगी, नीति निर्धारकों को पता चलेगी, उसी के हिसाब से फिर अपनी पॉलिसीज बनाएंगे वो। बहुत सही जवाब, बहुत सही कहा आपने सर। सर एक प्रश्न ये आ रहा है कि जो आज़ादी के पश्चात अभी तक जो 1951 से 2011 तक, जैसे 2011 में जातिगत जनगणना करवाई गई थी बट आंकड़े पब्लिश नहीं हो पाए, तो क्या कारण है कि 1951 से लेके वर्ष 2001 तक या 2011 तक अभी तक जातिगत जनगणना हुई ही नहीं, जबकि इतना अहम मुद्दा भी है, होना चाहिए थी? बिल्कुल नितिन जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। दरअसल 1882 से 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना हुई है, ब्रिटिश शासकों ने कराई है। लेकिन जो अंग्रेजी हुकूमत थी उनकी जातिगत जनगणना कराने के पीछे उद्देश्य था डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। लेकिन देश आज़ाद हो गया, सत्ता हमारे हाथों में आ गई। हमारी जो सरकारें थी, स्वतंत्र भारत की सरकारें, वो नहीं चाहती थी कि हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें। और उनका एक ही उद्देश्य था कि सामाजिक सद्भाव हो, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले और जातिगत व्यवस्था को कमजोर किया जाए, उनका उद्देश्य था। तो सरकार ने इसी उद्देश्य से जातिगत जनगणना नहीं कराई। लेकिन जो सोसाइटी में जो वीकर सेक्शन थे, हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग, उनके विशेष ध्यान रखा गया और सिर्फ उन्हीं की काउंटिंग की गई और बाकी लोगों को इससे दूर रखा गया, ताकि राष्ट्रीय एकता कायम हो सके और जो हमारे जो पिछड़े हुए भाई हैं वो राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो सके। तो सर क्या इसके पीछे यही कारण था कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने काका केलकर समिति की जो सिफारिशें थी वो इसी कारण से स्वीकार नहीं की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देश में जो अभी हाल ही में आज़ाद हुए हैं वहाँ पर भेदभाव की राजनीति को उत्पन्न कर सकते थे? बिल्कुल, पंडित नेहरू जी का जो दृष्टिकोण था लोकतांत्रिक समाजवादी था और काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को उन्होंने नज़रअंदाज किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले और जो कमजोर कड़ियाँ हम उनको मजबूत बनाएं। बिल्कुल सही सर, ठीक है ना साहब। तो आप देखें, उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की, हमने संविधान के माध्यम से काउंटिंग की गई, जनगणना में SC/ST काउंटिंग हुई, लेकिन बाकी लोगों को हमने इससे दूर रखा। जी, तो यहाँ तक बच्चों हमने डिस्कस किया है कि जातिगत जनगणना क्या होती है, जातिगत जनगणना कब की गई थी आखिरी बार, और आज़ादी के बाद अभी तक जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई, और अब जातिगत जनगणना क्यों हो रही है, उसकी क्या आवश्यकता है। अब सर बच्चे ये भी जानना चाहते हैं
कि सरकार अब जो जातिगत जनगणना करवाने जा रही है उसमें लगभग 31 प्रश्न पूछे जाने हैं, जी, जिनमें जी। जाति से संबंधित 10 प्रश्न होंगे। हाँ, तो ये 10 प्रश्न कौन से हो सकते हैं और जातिगत जनगणना से संबंधित अब ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे जी। क्या वो गोपनीय रहेंगे, सार्वजनिक रहेंगे, जो जातिगत उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रही हैं, क्या उनकी जाति के प्रति किस प्रकार के विचार वहाँ पे देखे जा सकते हैं? देखिए, जनगणना संबंधी जो फॉर्मेट है वो अभी तक सामने नहीं आया है। अच्छा सर। अब वो नीति निर्धारकों के पास है। हम लोग तो शिक्षा के, हम कैसे बता सकते हैं कि क्या प्रश्न पूछेंगे। लेकिन मैं 2011 का जो जनगणना फॉर्म है, ठीक सर। मैं उसके आधार पर एक कल्पना कर सकता हूँ। उसमें 29 कॉलम थे अच्छा। और उसमें कंडिका नंबर 8, जो कॉलम नंबर 8 था, उसमें लिखा रहता था SC व ST। तो वहाँ पर अब होगा SC व ST तो होगा ही, इनके भीतर भी जातियाँ और जातियों के भीतर उपजातियाँ। OBC होगा, उसके भीतर जातियाँ और उपजातियाँ। सामान्य होगा, उसके भीतर जातियाँ और उपजातियाँ। अब कंडिका नंबर 8 में सिर्फ SC ST की जगह पर दूसरी जातियों की भी डिटेल्स भरी जाएगी। इसमें SC ST OBC जनरल और भी इसके अलावा और कोई गुमनाम समुदाय सामने आता है तो उनकी भी डिटेल्स हो जाएगी। उनकी जाति संबंधी जानकारी, उनकी जाति के भीतर उपजाति संबंधी जानकारी, उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी सामाजिक स्थिति और उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि। तो मतलब कुल मिलाकर के हमारी सरकार एक कास्ट बेस्ड डेटाबेस तैयार कर रही है, जिसके माध्यम से हम भविष्य में अपनी शानदार योजनाओं को क्रियान्वित कर सकेंगे। चलिए सर, बहुत अच्छी चर्चा हुई। अब इससे कुछ निष्कर्ष रूप में हम प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। जी जी जी। सर, एक प्रश्न ये आता है कि जातिगत जनगणना करवाई जा रही है, आवश्यक भी है, काफ़ी मुद्दों पर अपनी चर्चा भी हुई है। तो इस जातिगत जनगणना के क्या क्या विशेष लाभ होने वाले हैं, जैसे योजनाओं को बनाने में हमें सहायता मिलेगी और इससे संबंधित क्या क्या लाभ हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो लाभ होगा वो है समाज में वंचित वर्ग की खोज। आज हम ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि वीक कौन, वंचित कौन, वीकर सेक्शन कौन। और वीकर सेक्शन हर जाति में होता है, जनरल में भी होता है, SC में भी होता है, ST में भी होता है, OBC में भी होता है, माइनॉरिटीज़ में भी होता है। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट कर सकेंगे कि वंचित वर्ग कौन, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। और दूसरा, इससे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की बात सामने आएगी, वास्तविक प्रतिनिधित्व मिलेगा। जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से रिसोर्सेज में उनका बंटवारा है या नहीं, इस बात की जानकारी मिलेगी। हाशिए पर रहने वाले समुदायों का उत्थान संभव हो पाएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि कई बार व्यवस्थाएं अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की बजाय न्यूनतम लोगों का अधिकतम सुख हो जाती है। ये समाजवादी दर्शन के विपरीत विचार है। तो कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना से समाजवाद की भावना को एक बल मिलेगा, एक पुष्टि मिलेगी। जो कमजोर समुदाय हैं उनकी खोज की जा सकेगी और उनके उत्थान के लिए हम नीतियों का निर्माण कर सकेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक सर। और सर, एक सेकंड लास्ट प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि सर, जातिगत जनगणना चूँकि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के मन में जो बात आई थी, इससे कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव ना हो जाए, तो क्या अब वो संभावना बन सकती है क्या? देखिए, जैसे अभी हमने लाभ पे चर्चा की, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जातिगत जनगणना के क्या कुछ नुकसान भी हैं? बिल्कुल नितिन जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, 1951 की देश की जनसंख्या की मानसिकता में और आज 2025 की जनसंख्या की मानसिकता में बहुत फर्क आ गया है। हम जैन जी नेशन जो जनरेशन आ चुकी है, आज हम लोग साइबर टेक्नोलॉजी और मॉडर्न हो चुके हैं। उस वक्त हम लोग बहुत रूढ़िवादी थे और उस वक्त यदि हम जाति रूपी मामले को छेड़ते तो शायद बहुत बड़ा बवाल मच जाता। लेकिन आज देश की जनता समझदार हो चुकी है, गांव-गांव तक में इंटरनेट पहुंच चुका है, तो समझ चुके हैं कि जातियों के आधार पर लड़ने से राष्ट्र कमजोर होगा। तो अगर आज के युग में जातिगत जनगणना की जाती है तो निस्संदेह जिन नुकसानों के बारे में हम सोच रहे हो देश को नहीं होंगे। क्योंकि आज की जनता समझदार हो चुकी है, पढ़ी लिखी हो चुकी है, शिक्षित हो चुकी है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कुछ ना कुछ नुकसान तो हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा। सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि पॉलिटिकल मिसयूज हो सकता है, राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है। क्योंकि जब ये जातिगत आंकड़े जनता के सामने आएंगे तो नेचुरल राजनीतिक दलों के सामने भी आएंगे और दल उसके हिसाब से फिर अपनी पॉलिसीज बनाएंगे। ठीक है ना? कहाँ पर तो अपने को ज़्यादा पॉलिटिकल मिसयूज हो सकता है, लेकिन अगर हमारे राजनीतिक दलों में शीर्ष नेतृत्व पर समझदार लोग बैठे हो तो उस पॉलिटिकल मिसयूज को भी रोका जा सकता है। और एक समस्या और है, हमारे जो डेटा कलेक्शन हो रहा है इसकी गोपनीयता। इस डेटा को गोपनीय रखना, इससे संबंधित चिंताएं बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बता दूं नितिन जी,
भारत सरकार ने इसके लिए भी डेटा प्रोटेक्शन बिल भी पास किया है। अच्छा। तो आने वाले समय में वो चिंताएं भी आपकी दूर हो जाएंगी। तो नितिन जी मान के चलिए जातिगत जनगणना से नुकसान कम है, फायदे ज़्यादा फायदे होना भी चाहिए सर। कहीं ना कहीं अब इतना बड़ा देश है हमारा, स्वर्णिम भारत है हमारा, तो हम अब इस स्वर्णिम भारत के लिए जो योजनाएं बना रहे हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हम लागू कर रहे हैं, तो हमारे देश के कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र में उद्देश्य भी वही है। बिल्कुल वही सर। तो सर अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न ये है कि इस जातिगत जनगणना से हमारी परीक्षा में कौन से पेपर में, कौन से पार्ट में कौन से प्रश्न आ सकते हैं? जी जी, मैं आपको सैंपल के तौर पर बच्चों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जातिगत जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी भी पूछेगा, स्टेट सर्विसेज भी पूछेंगे और वनडे एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। सर, तो विद्यार्थी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इसको तैयार जरूर कीजिएगा, और नितिन सर के लेक्चर बहुत अच्छे, उनको सुन लीजिएगा आप। तो सबसे पहले हम लोग जो है प्रारंभिक परीक्षा में बात करते हैं, यूपीएससी एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा और वनडे एग्जाम्स। तो यहाँ पर नेचुरली जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कहीं ना कहीं फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, वो है ना, तथ्यात्मक क्वेश्चन पूछे जाने की इसमें संभावना ज़्यादा है ना। वनडे एग्जाम में तथ्यात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख देता हूँ कि भारत में जातिगत जनगणना पहली बार कब हुई, ठीक है ना, किस वर्ष हुई, और स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार जातिगत जनगणना कब हुई, जाति से संबंधित जो आयोग बने हैं, काका कालेलकर आयोग, मंडल कमीशन, इनके बारे में पूछ सकते हैं। हाल ही में किस राज्य में जातिगत जनगणना हो चुकी है? आपको पता होगा कि बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, यहाँ पर जातिगत जनगणना शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है ना। ये जो जनगणना है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जनगणना का कार्य भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के निर्देशन में सब काम किए जाते हैं। तो इससे संबंधित जो फैक्चुअल डेटा है उसको आप इकट्ठा कर लीजिए। यकीनन प्रारंभिक परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यूपीएससी प्री एग्जाम में अवधारणात्मक प्रश्न भी पूछ सकती है, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ सकती है। इसी संदर्भ में मेरा मतलब मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, बस मैं एक जानकारी आपके बोलने के बीच में देना चाह रहा हूँ कि इससे ही संबंधित हमारा एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया है, जो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जितना भी तथ्यात्मक जानकारी इससे संबंधित सर आपको बता रहे हैं वो हमने बहुत बाकायदा अपने रिसर्च करने के माध्यम से, जिसमें सर का भी विशिष्ट सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, और हमने ये सारी चीज़ें उसमें वीडियो में कवर कराई। नहीं नितिन जी, मैं वीडियो मैंने देखा है। हाँ सर, यकीन मानिए अगर कोई विद्यार्थी उस वीडियो को 4-5 बार देख लेना तो वनडे एग्जाम्स और एमपीएससी प्री तो ये चुटकियों में निकाल लेगा। जनगणना संबंधी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, ये यकीन मानिए। जी सर, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करें। जी हाँ, मैं बता रहा था कि ये तो हो गई वनडे एग्जाम्स में प्रारंभिक परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल सर, है ना। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम ले लेते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के भी आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, है ना। तो ये तो सर बच्चों की बहुत खुशनसीबी है कि आपने इस पे रिसर्च की। कहीं ना कहीं जो आपका दृष्टिकोण है वो यूपीएससी एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा से टच करता है, और आपने काफ़ी बच्चों को इसमें सहायता भी दी है। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये तो आपको नोट कर ही लेने हैं। सर इस वीडियो के अंत में इनको लिखने का तरीका भी बताएंगे, और उसके माध्यम से आपको अगर शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन आते हैं तो यकीनन 7 में से आपको 6 मिलने वाले हैं, और अगर फुल क्वेश्चन के तौर पे आते हैं तो यकीनन आपको 9 नंबर तो कहीं नहीं गए। ठीक है, तो 2 मिनट अब मैं चुप रहूंगा, सर के हवाले है। देखिए मुख्य परीक्षा में जो क्वेश्चन आएंगे वो विश्लेषणात्मक होंगे और व्यक्तिपरक होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने तो 15 प्रश्नों की सूची तैयार कर रखी है, मैं आपको 2-3 बता देता हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है। पहला तो क्वेश्चन ये है कि भारत में जाति एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहचान बनी हुई है, जातिगत जनगणना इस वास्तविकता को किस प्रकार प्रतिबिंबित करती है और इसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं। ये यूपीएससी के क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर जीएस भुरिये जो फेमस सोशलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने कहा था कि भारत की हवाओं में जातियां घुली हुई हैं। मतलब हिंदुस्तान में जब 2 व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं तो उनकी पहली इच्छा होती है कि एक दूसरे की जाति को पहचानें, और जाति हमारी सामाजिक पहचान का विषय बना हुआ है। तो ऐसे में जातिगत जनगणना वास्तविकता को किस प्रकार प्रतिबिंबित करेगी। तो इस प्रश्न का उत्तर, अब जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारे डेटाज हो तो ही आप आंसर दे पाएं, आपकी विश्लेषण करने की क्षमता शानदार होनी चाहिए। बिल्कुल हिंदुस्तान की हवाओं में जातियां घुली हुई हैं, लेकिन 1951 के हिंदुस्तान में और 2025 के हिंदुस्तान में फ़र्क है। हम अपनी जाति पर आज भी गर्व करते हैं, लेकिन दूसरी जाति के ऊपर भी हमें गर्व है। हम अपने रिलीजन पे गर्व करते हैं, लेकिन दूसरे रिलीजन पे भी हम गर्व करते हैं। हम आज
मनुष्य को मनुष्य की तरह देखने लगे हैं। और इसका कारण है कि हमारे पास जो इतना शानदार संविधान लिख के गए जो बाबा साहब अम्बेडकर, उसने हमारे मन मस्तिष्क में वो विचार अंकुरित कर दिए हैं कि आज हम जाति और धर्म के आधार पर एक दूसरे से नफरत नहीं करते हैं, लेकिन अपनी जाति से प्रेम आज भी करते हैं। तो जातिगत जनगणना के आंकड़े अगर सामने आएंगे तो निस्संदेह हिंदुस्तान के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक प्रश्न और मेरे सामने आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनिएगा। डेटा ही नई मुद्रा है, डेटा इज ए न्यू करेंसी। इस कथन के आलोक में भारत में जातिगत जनगणना के महत्व का विश्लेषण कीजिए। भाई, जातिगत जनगणना के माध्यम से हमारे पास सोशल डेटा इकट्ठा हो जाएगा, जातिगत डेटा इकट्ठा हो जाएगा, और यही डेटा जातिगत जनगणना के महत्व को इंडिकेट करता है, क्योंकि इसी डेटा को आधार बना करके नीति आयोग अपने निर्णय लेगा। भारत की और भी राज्य सरकारों की और भी जो एजेंसीज हैं वो अपनी योजनाएं बनाएंगी और योजनाओं को क्रियान्वयन करेंगी जाति के आधार पर। जैसे मैं कोई एग्जांपल बता दूं कि नीति आयोग ने पाया कि मध्य प्रदेश की जो आदिवासी हैं, कुछ आदिवासियों में एक बीमारी जेनेटिकली देखी गई है, सिकल सेल एनीमिया। तो जैसे ही नीति आयोग को इसके बारे में पता चला तो उसको आधार बना करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने शहडोल में एक राष्ट्रीय योजना की घोषणा कर दी, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। तो भाई, जब हम जाति संबंधी आंकड़े एकत्रित करेंगे तो जाति की समस्याएं भी पता चलेंगी। पता चला कि किसी जाति विशेष में लिंगानुपात में लड़कियों की संख्या बहुत कम है, तो शासन उसी जाति को आधार बना करके स्त्रियों की संख्या बढ़ाने की योजनाएं बनाएगी। तो हमें समस्याएं पता चलेंगी, और जब समस्याएं पता चलेंगी तो हम उनका समाधान पेश कर सकते हैं। तो नेचुरली डेटा इज ए न्यू करेंसी। भारत सरकार के लिए, हमारी राज्य सरकारों के लिए डेटा एक करेंसी है, और इसके आधार पर हम अपने देश में आने वाले समय में आमूलचूल परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं। एक और मैं समय लेना चाहूंगा, एक क्वेश्चन और मेरे पास बहुत अच्छा है, आपका ही पूरा समय है ना। भारत की सामाजिक संरचना को समझने में जातिगत जनगणना किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। भाई देखिए, भारत के समाज को अगर समझना है तो जातियों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। बिना जाति को समझे हम समाज को नहीं समझ सकते। बोलते ना कि जाति है जो जाति नहीं। सही बात है, एकदम सर, आपने जो कहा 100% सत्य कह दिया आपने। तो जातिगत आंकड़े हमारे पास होंगे तो हम नए सिरे से समाज को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नए नए रिसर्च सामने आएंगे। मैं आज भी विद्यार्थियों को जब सोशियोलॉजी में जाति पढ़ाता हूँ तो जातियों की संख्या वो 1931 वाली बताता हूँ, 4170 जातियां। आज हमें पता ही नहीं कि कितनी जातियां हैं देश में। सही बात है। देखिए, SC ST के साथ समस्या नहीं, क्योंकि उनके आंकड़े हमारे पास व्यवस्थित हैं। समस्या कहाँ पर है? OBC के साथ आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि OBC का कोई नेशनल डेटा हमारे पास नहीं है, स्टेट लेवल पर भी डेटा नहीं है, और OBC के अलावा जनरल कास्ट है, उनका भी कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। भाई, डेटा उपलब्ध नहीं होगा तो हम योजना कैसे बनाएंगे? नहीं, सही बात है। और फिर मंडल कमीशन ने भी अपनी सिफारिश से 1931 की अंतिम जो जातिगत जनगणना थी उसके आधार पर 27%। मतलब देश को आजाद हुए आज कितने वर्ष हो चुके, लेकिन हम आज भी आंकड़ों के लिए 1931 के ऊपर डिपेंड है। तो लगभग सर एक सदी तो हो ही गई ना, 1931 से लेके आज जो जनगणना कंप्लीट होगी वो भी 2030 तक। बिल्कुल सही बात है, नया भारत है, नया डेटा हमारे पास होना चाहिए, यही प्रतिबद्धता हमारी सरकारों की है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो ये जो अभी सर ने बातें बताई हैं ये बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य हैं। ये सारी बातें आपको लिखनी है और परीक्षा की दृष्टि से आपको सर का सतत रूप से वसंत एजुकेशन हब पर आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। जैसा अभी सर ने बताया है कि आपको मिलने वाले यहाँ पर 15 प्रश्न। तो सर ने कितने प्रश्नों की चर्चा की? केवल 3 प्रश्नों की, 2 प्रश्नों की, लेकिन सर ने इंडिकेट तो कर ही दिया है कि 15 प्रश्न है। तो आप निराश न हुई, ये 15 प्रश्न आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और इस वीडियो के बिल्कुल, और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको ये क्वेश्चन डाल देंगे। फिर आपको इन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं, ठीक, इन सब के बारे में आपको ये वीडियो, अगर आप शुरू से एंड तक यहाँ तक बने हुए हैं तो लिखने का पैटर्न भी आप सीख चुके होंगे, ठीक। और इसी प्रकार से जैसे हमने पहले एक वीडियो लिया था आपको तथ्यात्मक जानकारी देने के लिए, ये जो वीडियो का उद्देश्य है वो उद्देश्य है आपके वैचारिक दृष्टिकोण को खोलने का, जिससे आप एक जो अप्लाइड प्रश्न आने वाला है, जैसा सर ने बताया, उनको लिखने की अपने अंदर वैचारिक शक्ति को जन्म दे सकें। अब इससे संबंधित एक लेक्चर और आपके लिए हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं, वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होगा। इस ऑब्जेक्टिव लेक्चर के एंड में ये सारे प्रश्न भी आपको मिलेंगे, ठीक। तो अगर आप यहाँ तक बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो इसको लाइक और शेयर करने की आपकी नैतिक जिम्मेदारी आप पूरा करेंगे ही सही। आपसे अनुरोध बस ये रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जानकारी दीजिए, जिससे वह भी इसी बहुमूल्य जानकारी से अवगत हो सके। चलिए, मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। आज इतना ही। जय हिंद।